हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी यूपी कांस्टेबल के लिए हम प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, आज के उसमें तीसरा सेट है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, आप मैथ में फुल स्कोर करेंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना। और कम से कम टाइम में भी कर लेंगे। लगातार आप बने रहिए, देखते रहिए बस, और अपने दोस्तों में लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है फिर भी आप कमेंट करते रहिए, अच्छा लगा हो तब भी, नहीं लगे तब भी। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी पूरी क्लास देखेंगे, और ये आप विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि आप अगर पूरी क्लास आप देख लिए तो आपको इसके अलग कुछ भी नहीं पढ़ने की होती, एक कंसेप्ट आपको रट जाएगा। ठीक है ना। लेकिन कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जो कंसेप्ट आपको नहीं आएगा उस कंसेप्ट को क्या करेंगे आप, नोट कर लेंगे बेटा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, करा है कि 122 के होल 173 में इकाई अंक क्या है। ठीक है ना। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हर सेट में लगभग इकाई अंक के बारे में पूछा है उसने। इकाई अंक, अब ये एक घातांकीय संख्या है। क्या बेटा, एक घातांकीय संख्या है कि 122 122 के पावर 173 क्या है बेटा, एक घातांकीय संख्या है। इस घातांकीय संख्या के आधार का जो इकाई अंक क्या है वो 2 है। ध्यान सुनना। और मैं कहता हूं कि अगर कोई घातांकीय संख्या है, जब हम इकाई अंक निकालते हैं उनको 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया था। 3 कैसे थी कि अगर किसी घातांकीय संख्या के इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 हैं तो उसके इकाई अंक भी क्रमशः 0, 1, 5, 6 होंगे। याद है। फिर मैंने बताया कि अगर किसी घातांकीय संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हैं तो उसके इकाई अंक में जो क्या होता है उस पर 4 की साइक्लिसिटी चलती है। 4 की साइक्लिसिटी चलती है। बताओ भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने क्या बताया कि 4 और 9 का केस था, इसमें हम लोग घात को सम और विषम करके यहाँ से पता करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो आप रिवाइज कर लीजिए, फिर आप आराम से बना पाएंगे। इसका मतलब है कि कोई भी घातांकीय संख्या है, जैसे लिखा है कि 122 के पावर 173, इसका इकाई अंक निकालना है, तो मैं कहूँगा कि इससे भी कोई मतलब नहीं है। मैं किसको 4 से डिवाइड करूँगा। क्या करूँगा? 4 से डिवाइड करूँगा। जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मैं ये देखूँगा कि 18 चौक 72, रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर 1 आया। ठीक है ना। जब रिमाइंडर 1 आया तो वैसे रूल तो ये नहीं कहता, लेकिन कि अगर यहाँ पे उसकी पावर को इसके ऊपर लगा दो, बस इतना समझो। ठीक है ना। क्या करो, उसके ऊपर लगा दो। तो मैं ये कहूँगा कि अगर रिमाइंडर 1 आया तो क्या बन जाएगा? इकाई अंक 2 आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? इकाई अंक 2 आएगा। अगर आपके पेपर में सवाल आ गया इकाई अंक कितना आएगा? 2 आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखो कैसे, देखो कैसे। मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात 7, 2 की घात 8। आज ज़्यादा नहीं लिखूंगा। मैं कहता हूँ कि संख्या क्या बनेगी, तो आप कहेंगे सर 2 बन जाएगी। इसको क्या लिखोगे? 4 लिखोगे, इसको 8, इसको 16 और इसको 32, इसको 64 और इसको क्या लिखेंगे? 128, इसको क्या लिखेंगे? 256। आप कहेंगे यस सर। तो इकाई अंक 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6, ये सीरीज बन रही है। मतलब हर 4 के बाद क्या होता है कि साइक्लिसिटी चल जाती है। इसीलिए क्या करते हैं हम, घात को डिवाइड करते हैं। तो मैंने आपको सिखाने की कोशिश क्या की कि अब मुझे बताओ कि इसका इकाई अंक क्रमशः कितना है। तो आप कहेंगे सर इकाई अंक क्रमशः यही है, ये लास्ट के जो अंक है ये हैं। ठीक। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो रिमाइंडर कितना है? तो आप कहेंगे सर जो रिमाइंडर है सर, इसकी घात कितनी? 1 है। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। अब आप ये चीज़ याद नहीं करोगे कि अगर किसी घातांकीय संख्या के आधार का इकाई अंक 2 है, आधार का इकाई अंक 2 है, और उसको क्या करेंगे हम, उसकी घात को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी रिमाइंडर आएगा तो वहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि उसका इकाई अंक क्या होगा। अब हम मान लो कि रिमाइंडर क्या है? 2 है यहाँ पे। ठीक है ना। इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आया तो क्या आया? 6 आया, फिर 8 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया। क्लियर है। तो यहाँ से हमने कहा, क्या बताया कि रिमाइंडर 1 आया तो इकाई अंक क्या आया? 2 आया। क्लियर है बात? समझा दिया। अब इससे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं सेकेंडों में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपको पेन में चलाने की जरूरत नहीं होती है। आप सीधे देखें, इस पूरी संख्या का घातांक जो आधार का इकाई अंक कितना? 2 है, और आपके लास्ट के 2 मतलब रहेगा 4 को 78 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और इस 1 को 2 के ऊपर लगा दो भाई, आंसर लाना है, बात खत्म। तो क्या आ गया? 2। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। करा कि हल कीजिए। और यहाँ पे देखो एक बात ये है बेटा
कि इस क्वेश्चन में इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है ना, दिख रहा होगा अभी आपको सही से, क्या लगा है, बार लगा है। आपसे इसका पूछा, ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, जब भी ऐसा आए तो ये एक नंबर है, मतलब 2 - 1 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 जब लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि इतने को जब हम सॉल्व करेंगे, इस इतने को, तो क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, 2 मिलेगा। और 5 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इतने को यहाँ से सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, 2 गया, तो इतने पे वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आएगी, 3 आ जाएगी। और 6 में से 3 गया तो क्या आएगा, 6 में से 3 गया तो क्या आएगा, फाइनल आंसर 3 आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो आप ऐसे ही सवाल आपको करना होगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। कह रहा है कि 0.5, 0.25, 0.15 का HCF क्या होगा। मैंने शायद अब आप हमारी 2 क्लास देखे होंगे तो मैंने उसमें ही बोला है और फिर मैं बोल रहा हूँ कि किसी दी गई संख्याओं का HCF सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा। ये आप याद रखिए, ठीक है ना, ये कंसेप्ट है। मतलब 0.5, 0.25, 0.15 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो जो HCF होगा या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा, ठीक है ना। मैं कहता हूँ सबसे छोटी संख्या 0.15 है। आपको कैसे नहीं लग रहा है कि अरे भाई 0.5 लिखा है, इसको 0 बढ़ा सकते हो तो 0.50 हो गया ना, ये 25 से 15 है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है। इसका मतलब है कि 0.15 के पहाड़े में 50 कभी नहीं आता, मतलब 15 के पहाड़े में 50 कभी नहीं आता, 25 नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो आंसर जो भी होगा वो 0.15 से छोटा होगा। तो 0.15 से छोटा, यहाँ पे ज्वाइंट 0.25 है, इससे क्या होगा, ये बड़ा है, ये क्या है, बड़ा है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। और ये भी क्या है, बड़ा है, तो ये सब पॉइंट में लिखे हैं बेटा। तो मुझे लग रहा है कि 0.15 से जो छोटा नंबर है सिर्फ और सिर्फ 0.05 है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब आपको अगर लैंग्वेज पता है तो परिभाषा पता है तो आप सवाल को आराम से कर सकते हैं। मैंने क्या आपसे कहा कि किसी दी गई संख्या का HCF सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। ये नोट करके अपने कॉपी में लिख लो, इससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे। क्या मैंने बताया आप बताइए जरा। तो मैंने कहा किसी दी गई संख्याओं, दी गई संख्या नहीं, संख्याओं ये दी गई संख्याओं का HCF, ये दी गई संख्याओं का HCF सबसे छोटी संख्या के बराबर, छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होता है। क्या होता है, उससे छोटा होता है। अगर ये आपको पता है तो आप सवाल बहुत आराम से लगभग सारे क्वेश्चन बना लेंगे। उससे छोटा होता है। एक लाइन और मैं बताना चाहूँगा ओरली, जैसे हमसे पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.5, 0.25, 0.15 ये हमसे पूछा कि का HCF क्या होगा। तो इसका मतलब है कि वो कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः डिवाइड करेगा, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये संख्या दी है, ये दिया, इनका HCF सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा। तो जब मैंने देखा कि 0.5 के पहाड़े में 0.15 के पहाड़े में 0.25, 0.50 नहीं आता है, इसका मतलब इससे छोटा ही होगा। और मुझे यहाँ इससे छोटा एक ही ऑप्शन दिख रहा था क्योंकि ये पॉइंट लगा है बीच में बेटा, ये डॉट नहीं है। तो 0.15 से ये बड़ा है, ये नहीं होगा, ये बड़ा है, ये नहीं होगा, ये बड़ा है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 0.05। अब आप कहेंगे नहीं सर हमको लगा के बताओ, तो मैं जानूँ इसको कि मैं कैसे लगेगा। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसका एक बढ़िया कंसेप्ट है जिसे मैं कहता हूँ कि भिन्न का HCF क्या होता है। तो यहीं पे एक फार्मूला और नोट करिएगा आप कि भिन्न का जो HCF होता है वो LCM अपान, मतलब कि HCF पूछा है ना तो अंश लिखेंगे। अब चूंकि भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है, तो अंश का क्या HCF और हर का क्या होगा, LCM होगा। हर का क्या होगा,
LCM होगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ सवाल, ये तो ओरली फिलहाल आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा आप गारंटी आपसे बता रहा हूँ कि आप ओरली कर लेंगे, लेकिन आपको लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, तो आप ये कहेंगे कि देखिए ये लिखा क्या है, ये 0.5 लिखा है एक नंबर लिखा है 0.25, एक नंबर लिखा है 0.15। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम इसके पॉइंट को ख़त्म करेंगे, तो पॉइंट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे क्या है 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो मुझे 2 है तो मतलब 100 से ऊपर नीचे मुझे गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जब 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो जब अब आपको ये लग रहा होगा कि सर पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, यहाँ भी क्या, नहीं बेटा, जो मतलब कि ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे किसी एक नंबर के साथ तो वही सबके साथ करेंगे। मतलब इसके साथ 100 से गुणा किया, इसके साथ किया, तो इसके साथ भी 100 से गुणा करेंगे तो 100 से ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50/100 आ जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनना, ये कितना हो जाएगा, ये 25/100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 15/100 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अंश का HCF निकालेंगे, तो आप HCF निकालिए ना, किसका, कि आप HCF निकालिए 50, 25, 15, 50, 25, 15, और LCM की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, 100, 100। ठीक, अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैं कहता हूं कि वो कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो आप मुझे बताओ कि 15 से तो पहाड़े में ये आता नहीं है, तो इसका मतलब है कि 5, क्योंकि 25, 15 और 0 है तो 5 से घटेगा, इसका मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। इनका LCM निकालेंगे कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो बताओ भाई कितना है, 0.05 आया कि नहीं आया। क्या आपको इतनी करने की ज़रूरत है क्या, कतई नहीं करना है, ये सब तो आपको करना ही नहीं है। इसका मतलब जो मैंने आपको एक लाइन समझाई है उसी लाइन के थ्रू आप सवाल के आंसर बना लेंगे, वही नहीं मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको कहीं गणितज्ञ नहीं बनना है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, विद कंसेप्ट के साथ जाना है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि तुक्का मार के आना है, ठीक है ना। चलते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसका x 50, 12 50 और 16 50 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 तथा 7 शेष बचे। मतलब ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जिससे 1050 को, 12 50 को, 16 50 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 43, 31 और 7 शेष बचे, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, मेरे लिए आसान क्या होगा, मैं यहाँ पे ये कहूँगा, इसका मतलब ये है कि अगर इसमें से मैं 7 घटा दूँ, आप क्या समझ रहे हैं मेरी बात को, तो ये कितना हो जाएगा, 16 43 हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि वो कौन सा बड़ा नंबर होगा जो 16 43 को पूर्णतः डिवाइड करेगा इसी में से। चूँकि मुझे ये पता है कि 7 का पहाड़ा पढ़ूंगा 77 का, तो 140 6 46 हो जाएगा, 6 6 50 और 14 6 20 203, और 7 के पहाड़े में आएगा नहीं है, 7 से 21 210 होता है, ठीक है ना। तो 73 हो नहीं सकता, हम चेक कर रहे हैं क्योंकि मुझे HCF निकालना, बड़ा से बड़ा नंबर निकालना है। 63 का पहाड़ा पढ़ोगे 6 दूनी 12, देखो 164 ऐसे लिखा है ना, आप बहुत बड़ी बात नहीं है। 64 को जब 2 बार लेके जाओगे तो 126 कितना हो जाएगा, 126, तो 4 में से 14 में से 6 गया 8, और 5 में से 2 गया 3, ये क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक। आप 63 का पहाड़ा पढ़िए, 6 पंचे 6 6 36 है ना, और 3 6 18, तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब है अरे भाई 6 बार लेके जाओगे तो 360 और 18 78 हो जाएगा, और फिर अगला 68 बार जाएगा, 63 बार जाएगा, जिसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं बनेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 का पहाड़ा, अब 9 पढ़ लीजिए आप, 59 का पहाड़ा मतलब कहने का है। और सब कैसे नंबर, 53 कैसा नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, 59 कैसी है, एक अभाज्य संख्या है, 63 तो नहीं है, 73 एक क्या है, 7 3 10, हाँ नहीं कटेगा, 73 किसी पहाड़े में आता है, नहीं आता है, ठीक है ना। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसको मैं 59 से भाग करूं तो कितनी बार जाएगा, 16 43 में, मेरी बात समझना, फिर आप सवाल कैसे लगाना ये समझते हो। तो मैं जब 59 से भाग करूंगा तो 5 3 15, 9 3 27, तो ज़्यादा हो जाएगा, कितना ज़्यादा हो, 177 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 बार लेके जाऊंगा तो 2 बार जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनो, पता चल जाएगा, 2 9 18 का 8 और 2 5 10 1 11, ठीक है ना। तो 60 जोड़ोगे, 60 70 78 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा था। 14 में से 6 गया 8 हो गया, 63 है। ध्यान दो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 में से 1 गया 4 है, क्या है बेटा, 4 है,
ठीक है ना, 463। 59 का पहाड़ा पढ़ो, 7 बार जाएगा क्या, 5 से 35, 350 और 9 नहीं, हाँ 9 से 63, 350 और 63 नहीं कटेगा, इसका मतलब इससे भी नहीं कटेगा। तो सो ऑप्शन 53 से गारंटी है कटेगा। क्या है, गारंटीड है कि 53 से नंबर कटेगा। अरे भाई इनसे नहीं कटा तो इनसे कट ही जाएगा। कैसे, 1643, मैं कहता हूँ 1643 को अगर मैं 53 से भाग करूँ, 53 से भाग करूँ तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, ठीक है ना। 14 में से 59 4, मतलब कितना हो गया, 5 बज गया। और कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, जो कट गया कि नहीं कट गया, बताओ भाई, कटा ना। तो आप यहाँ पे बेटा ये कह देंगे कि 53 हमारा वो बड़ा सा बड़ा नंबर है जिसे अब आप देखो ही मत, क्या करो, आप नहीं देखो। यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि अच्छा ये वाला भी ऑप्शन हमें ज़्यादा इस ऑप्शन से बना सकते थे कि यहाँ पे कह रहा है कि 43 घटाओ। अगर मैं कह दूँ कि 1050 में 43 घटाऊँ तो कितना हो जाएगा, 1007 हो जाएगा। और मैं कहता हूँ कि 1007, हाँ, अब जो 1007 होगा ना वो पूर्णतया क्या होगा, उससे कटेगा, किससे, 53 से कटेगा। आप कट करके देख लो, कट जाएगा। कैसे, 1 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 2 बार नहीं जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 10 में से 3 गया 7, ये 7 तो आएगा ही रहेगा। और 9 में से 5 गया 4। आप पहाड़ा पढ़ दीजिए, 5 से 40, 5 9 45, मतलब कि 3 का पहाड़ा पढ़ो, 7 कब आता है, 9 बार आता है ना। तो 9 3 27 के 7 और कितना, 2, 9 बजे 45, 2 47, 2 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा, 53 आ जाएगा। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है। कह रहा है कि 0.02 था, 0.0 मतलब 0.02 था, 0.32 का मध्यानुपाती क्या होगा। मतलब कोई दो संख्याएं दी हैं, उनका जब मीन प्रोपोर्शन निकालना होता है, मैंने कहा कि यदि ए और बी दो संख्या हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शन, तो उनका मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती की बात करूंगा मैं बेटा, तो मैं यही कहूँगा कि अगर ए और बी हैं तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए बी होता है मध्यानुपाती। इसका मतलब है कि अगर ये ए है और ये बी है तो आप क्या करें कि 0.02 गुणे 0.32, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 रूट के अंदर रहेगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 100। तो आपको पता है 100 नीचे बाहर आएगा और 32 गुना 64 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 0.08 लिखेंगे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप ऐसा नहीं है, आप ओरली भी कर सकते थे, 32 गुना 64, ठीक है ना, 32 गुना 64 और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएगी, 4 डिजिट आएगी। तो आप 8 बाहर लाओगे तो नीचे 100 बनेगा, तो क्या हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा। क्लियर है बात। और वैसे ही पता चल रहा था कि 64 का एक 8 है, 64 होता है। आगे दिमाग ही मत लगाओ कि पॉइंट कहाँ पे है। आगे चलो, 160 का कितना परसेंट 64 डिवाइड बाई 2 होगा। ये बेटा प्लस नहीं है, ये यहाँ पे प्लस नहीं है, नहीं तो आंसर नहीं बनेगा इसका, ठीक है ना। क्या होगा इसका आंसर, नहीं बनेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि 160 का x परसेंट बराबर 64 डिवाइड बाई 2 के, और 64 से इसको कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 32। और ये इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 16 धामा 160 और 16 दूना 32, ये इससे कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा, तो 10 दूना 20, अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितना है, 20। हमसे एक्स का मान पूछा, मतलब इसका मैंने एक्स माना है, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो जब यहाँ पे मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा कि x हो जाएगा और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक बात। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आय के हैं और 75% श्रमिक पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। ये 30 वर्ष से अधिक आय के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है, तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। क्लियर है बात। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा कि एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक है। मैं कहता हूं कारखाने में कुल जो श्रमिक हैं वो कितने हैं बेटा, वो 100 हैं। कितने हैं, 100 हैं। 100 में से जो 60% अर्थात 60 जो हैं वह 30 प्लस के हैं, 30 प्लस वर्ष के हैं। लेकिन 60 में 75%
क्या है, मेल है, और बाकी क्या है, फीमेल है, ये आपसे कहा है, ठीक है ना। तो हम फोकस कहाँ करते चले जाएंगे, हम चाहते तो यहीं फोकस कर लेते, एक लाइन में ही लिखते चले जाएं कि जो 60 का, चूंकि यूनिट में है तो मैं यहीं पे लिखता हूँ अभी, फिर बताता हूँ आपको। 60 का 75%, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो इसका 3/4 निकालूंगा मैं, तो 15 चौको 60 और 3 क्या हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका क्या करूँगा, 25%, कितने हैं, 25% है फीमेल, तो 1/4 मतलब कि 15%। आप ये कह सकते हो कि कुल कारखानों में अगर जो टोटल संख्या है वो 100 है, जिसमें से 60 ऐसे जो कर्मचारी हैं जिनकी उम्र 30 से प्लस अधिक है, जिसमें से 45 महिलाएं पुरुष हैं, 45 पुरुष हैं और 15 क्या हैं, महिलाएं हैं। तो 45 की वैल्यू हमसे क्या पूछा है, 1350, कितना, 1350। मुझे इतना पता है कि 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जीरो आएगा, जो हर जगह आ रहा है, ठीक, क्योंकि कुल कर्मचारियों की संख्या मुझसे पूछा, कारखाने के कुल श्रमिकों की संख्या मुझसे पूछा है। तो मैं कहूँगा कि 45 तिया कितना होता है, 135 और 30। तो कारखाने के कुल कारखाने की संख्या जो होगी, इसको मैं 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 3000 आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर है बात। अब आप चाहते तो इसको मैंने समझाने के लिए ऐसा बताया, इतना लिखा, नहीं तो आप क्या करते, किसके पूछा है, कुल श्रमिकों की संख्या पूछा है। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, क्या होती है, 100% होती है। तो मैं इसको ऐसे कह देता कि 60% क्या है, 30 प्लस है, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ, 30 प्लस अधिक आय के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 है, तो 60% लिखता। अब 60% में कह रहा है कि 75% पुरुष हैं, तो मैं यहीं पे क्या लिखता, 75%, ठीक। तो 75% यहीं पे मैं मान लेता 75%, 75% को 75 बटे क्या लिख देता, 100 लिख देता, ध्यान दो। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाती, ये हो जाती 1350 के, किसके, 1350 के, ठीक है ना। तो मैं कहता 25 तिया 75 और 25 चौका 100 और 4 15 60, कोई दिक्कत क्या, आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से 15 तिया 45, 15 तिया 45, 1% की जो वैल्यू है ना, 15 तिया 45, 45 तिया कितना हो जाएगा, 135, तो 30 आ जाता। तो मैं 100% की जब वैल्यू निकालता तो मैं इधर से भी 100 गुणा करता और इधर भी मैं 100 से गुणा कर देता, तो मेरा आंसर कितना आया था, 3000 डायरेक्ट आया था, मतलब एक ही लाइन में। लेकिन परसेंट को पूछा है, परसेंट में पूछा नहीं, मतलब परसेंट में वैल्यू में निकालना है। आप यूनिट मानो या परसेंट मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे आप इस वाले मेथड का यूज करें, चाहे इससे सवाल आपका ओरल भी बन सकता है। यहाँ पे देख लिया होगा आपने। आगे चलते हैं। करा कि मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी था, 3,48,000 में बेच दी, उसे कार पर कितने परसेंट लाभ हुआ। ऐसा सवाल जब भी आए तो जब परसेंट निकालना हो बेटा तो रेशियो ले लो, आसान बनेगा। इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 जीरो यहाँ पे है और कहेंगे सर पॉइंट के बाद 3 जीरो यहाँ पे है। ये नंबर 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 से 2 चौका 8। इसका मतलब है कि जो सीपी थी कार की वह 125 रुपये थी और बेची कितने में गई। मैं ना इसको ना कट करूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा बताता हूँ अभी आपको, क्योंकि ना 50 का पहाड़ा पढ़ लूँगा। तो मैं कहता हूँ कि जो कार की कीमत थी, सीपी था वो कार का, और एसपी का जो रेशियो बना वो 250 से कितना बन गया, 348। कितने का प्रॉफिट हुआ तो आप परसेंट निकालना है तो 250 पे कितने का हो गया, 50 और 40 90 98, 98 का हो गया, परसेंट में निकालना है। इसीलिए मैंने इसको छोड़ा कि 50 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो 5 बार जाएगा, इधर कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है ना। कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 5 एकम 5, 4 9, 5 9 45 है ना, 3 5 6 30, तो 19 दूना 38 और 12, तो 39 दशमलव क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा परसेंट में। आपको समझ में बात आई कि नहीं आई, ठीक है। नहीं तो आप क्या करेंगे, मतलब आप रेशियो ले लो, जितना सिंप्लीफाई कर पाओ कर लो। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पे मेरे लिए सिंप्लीफाई करना आसान होगा, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया। आगे चलते हैं कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए कुछ धन निवेश किया गया, कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 होगा, ठीक है। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए कुछ धन निवेश किया गया, तो आपको पता है महीने पूछा है तो भाई चाहे जैसे लगा दो कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है कि PRT/100। आप कहेंगे यस सर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हमें निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना है जरा बताओ आप। तो कहेंगे सर वही तो हमसे पूछा है, कितने मूलधन पर, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको, 25 मिल रहा है। आप कहेंगे यस सर मिल रहा है। रेट क्या है, रेट 5% वार्षिक है,
लेकिन टाइम महीने दिया है, तो 3 को महीने को 12 से कन्वर्ट कर दूंगा, तो डिवाइड कर दूंगा, और यहाँ पे मैं 100 से डिवाइड करूंगा। मतलब कहने का है कि PRT/100, और इस 3 को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया, किस में आ गया, ईयर में आ गया, क्योंकि हमारा रेट ईयर में दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि 5×5=25। ठीक, कटेगा? आप कहेंगे यार सर क्यों नहीं कटेगा, 3 चौक 12, 400, 4×5=20। इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल आ गया कितना आ गया बेटा, वो 2000 आ गया है। ऑप्शन में क्या? आप कहेंगे यस सर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप सवाल पढ़ते ही सवाल की लैंग्वेज समझ में आ जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो तो। ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जरा इसको पढ़ो कि 15,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसका मतलब ये है कि 10% वार्षिक दर है। मेरी बात ध्यान सुनो, वो ये कह रहा है कि जो रेट है ना, जो रेट है वो 10% पर एनम है। इसका मतलब ये हो गया कि 12 महीने में वह 10% भरता है, तो 6 मंथ में कितना भरेगा, 5% भरेगा। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, 6 मंथ में 5% भरेगा। 15,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे कि जो 10% है, इसका मतलब है कि छमाही जब देगा तो पहले, इसका मतलब 2 साल में कितनी छमाही भरेगा, 4 छमाही भरेगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसका मतलब पहला 6 मंथ, फिर दूसरा 6 मंथ, फिर तीसरा 6 मंथ, और चौथा 6 मंथ। पहले छठे महीने में, दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे। किस रेट से भरेगा? 5% की दर से भरेगा, 5% की दर से भरेगा। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल क्यों नहीं भरेगा। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मुझे इतना पता है बेटा कि 15,000 का 5% की दर से, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, 15,000 जो है ना, आप रेशियो लगाओगे तो बहुत लेंदी जाएगा। तो 15,000 का 5% की दर से, और 5% को लिखते हैं आप क्या, 1/20। इसका मतलब अगर कोई धन 20 है तो आपको उसे क्या देना पड़ेगा, 21 देना पड़ेगा। फिर 20 है तो क्या देना पड़ेगा, 21 देना पड़ेगा। और 20 है तो 21 देना पड़ेगा। 20 है तो कितना देना पड़ेगा, 21। कितने समय के लिए? तो आप कहेंगे सर 4 साल के लिए है। यहाँ पे 1 2 3 0 कट करूँगा। मुझे ये पता लग रहा है कि आंसर हालांकि पॉइंट में आएगा, क्योंकि अब कटने वाला नहीं है, पॉइंट में आएगा। लेकिन मुझे पता है कि 21 में जो क्या है, 3 और 7 दोनों होता है, 3 और 7 दोनों होता। तो मैं कहूँगा, मैं क्या कहूँगा कि मल्टीपल की बात करूँगा तो मैं कहूँगा कि आंसर वही होगा जो 7 से पूर्णतः कटेगा। तो अब इतना गुणा मत करो 21 को, मतलब आपके पास बचा क्या पता है, आपका बचा क्या? आप कहेंगे सर 15 गुणे 21/4 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल 7 21 2 23, 23 7 21, 7 21 16। ये नहीं है, ये नहीं है। 7 चौक 28, 4 32, 7 छंग 42 0, और 7 5 35, ये भी नहीं है। ठीक, यहाँ पे आते हैं 7 चौक 28, 4 32, 43, 7 छंग 42, 7 कम 7, 7 56। ये नंबर 7 से कट रहा है, इसको चेक कर लो। अगर ये भी कट जाता 7 से तो मैं कोई और लॉजिक लगाऊंगा, मतलब गुणा भाग करूंगा। तो 7 21 2 23 22, 7 21, 7 कम 7 5 12, 7 कम 7 6 13 66। ये नंबर नहीं कटेगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 32.60 आएगा। आप गुणा मत करो, इतना ज़्यादा लेंदी करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि नहीं पाए? चलो आगे चलते हैं। दो संख्याएं ए था बी का औसत 20 है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर उनका औसत 20 है बेटा, क्या है, अगर उनका औसत 20 है, ए प्लस बी का जो औसत 20 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 40 होगा। बी और सी का औसत 19 है, बी और सी का औसत 19 है, तो उनका योग कितना होगा? 48 होगा। सी और ए का ए बी सी, हाँ, सी और ए का जो है वो 21 है, तो 21 गुना कितना बनेगा? आप कहेंगे सर 42 बनेगा। कितना बनेगा? 42 बनेगा। जब यहाँ पे मैं जोड़ूंगा तो 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8 2 10 40 30 70 4 11 110 120 आ जाएगा। 8 2 10 के शून्य हासिल 1 4 4 4 8 3 11 1 12। आप कहेंगे यस सर। इसकी वैल्यू कितना आ गई? 60 आ गई। आपको क्या पूछा? ए का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर बी और सी घटा दें। क्या कर दें? बी माइनस सी घटा दें। तो इसको जब घटाऊंगा तो माइनस का 38 घटा दूंगा बेटा यहाँ पे, तो कितना? 38 2 40, तो कितना हो जाएगा? 20 2
22। क्या आ जाएगा आंसर? 22। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी सारी क्लासेस आप लगातार प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, आपके पूरे सवाल बनने लगेंगे, ठीक है ना। साथ साथ आपको रीजनिंग भी करा दूंगा, तो मैथ रीजनिंग आप अच्छा कर लिए तो काम फिर बाकी तो आप करते रहेंगे, है ना। चलिए, एक आदमी था एक औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। भाई ये नहीं पता कि आदमी की क्षमता कितनी, औरत की क्षमता कितनी है। अकेला आदमी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, अकेली औरत उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो कि एक आदमी था एक औरत मिलकर किसी काम को 8 दिन में, तो मैं कहूँ कि माना आदमी की क्षमता क्या है? m है, और औरत मतलब वुमेन की क्षमता w है, और ये दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि क्षमता गुणे दिन क्या होता है? आप बताइए भाई कि जब मैं क्षमता गुणे जब मैं दिन लिखता हूँ तो क्या मिलता है? कुल कार्य निकल के आता है। क्या निकल के आता है? कुल कार्य निकल के आता है। कह रहा यही काम अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में, अगर यही काम करना हो, अगर आदमी की क्षमता m है तो वो 10 दिन में करेगा अकेले काम को। तो कह रहा है कि अकेली औरत उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो औरत की क्षमता निकालो और टोटल वर्क निकालो, ठीक है ना। तो हम कहेंगे यहाँ से रेशियो ले लेंगे, किसका? इसी का। तो ये m प्लस क्या है? m प्लस w अपान m इज इक्वल टू 10/8। 10/8। तो मैं कहता हूँ कि अगर महिला, चलो इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, 2 पंचे 10, 2 चौको 8। अगर मेल जो है मतलब कि जो आदमी है वो 4 काम करता है, तो महिला और पुरुष दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। इसका मतलब है कि जो महिला है वो 1 काम करती है पर डे। कितना काम करती है? 1 काम पर डे करती है। करा अकेली औरत उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो क्षमता निकल आया कि दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो यहीं से जब हम कुल कार्य निकालेंगे तो हम कह देंगे कि 5 गुणे 8, तो टोटल वर्क जो था वो क्या? 40 था। कह रहा है कि और अकेली औरत की क्षमता कितनी है? 1 है, तो 1 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा? वो अगर अकेली औरत काम करे बेटा तो वो 40 दिन में काम को फिनिश कर लेगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, किसी को एक राई भर की प्रॉब्लम नहीं है। 3 नल एक टंकी को क्रमशः अलग अलग 15, 20 और तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? सभी नल क्या है? भरने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ कि 3 नल जो हैं PQR है, ठीक है ना। उन जो भरते कितना है? तो आप कहेंगे सर कि 15, 20, 25, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। इनका जब आप LCM लेंगे, क्या लेंगे बेटा? LCM लेंगे। तो आप पहाड़ा पढ़िए 25। LCM कैसे लेते हैं? 25 का पहाड़ा पढ़िए, तो 25 दूना 50, क्या 20 के पहाड़े में आता है? कभी नहीं आता। तो 25 या 75, 25 चौका 100, 100 तो 20 के पहाड़े में आता है लेकिन 15 के पहाड़े में नहीं आता है, ठीक। 25 पंजे 125, 25 छक्का 150। मैं ये कह सकता हूँ कि अब आप इतना मत दिमाग लगाओ कि 15 को आप क्या लिखोगे? 5 गुणे 3, और 20 को क्या लिखोगे आप? तो आप कहेंगे 4 गुणे 5, और 25 को तो आप क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर लिखेंगे। इसका मतलब ये कट जाएगा, 4 3 12, 25 12 कितना हो जाएगा? 300 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा? 300। इसका मतलब है कि जो टंकी की क्षमता है वो क्या है? 300 लीटर जो भी है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? ये कि टंकी की क्या है बेटा? वो क्षमता है। टंकी क्या है? क्षमता है। तो यहाँ 15, 20, 25 है, ठीक है ना। तो 15 दूनी 30 ये हो जाएगा, और 20 से कटेगा तो 2 15 हो जाएगा, और 25 12 हो जाएगा। तो कह रहा है कि सभी तीनों को साथ खोल दिया है, टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो इसका मतलब है कि 20, 40, 7, 47। नीचे कितना आएगा? 47 आएगा। अब ऊपर क्या है? 300/47। तो मैं कहता हूँ कि ये आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक। ये कभी नहीं आएगा। इसको चेक करो, 8 6 48, 8 7 15 के 5, ये भी कभी नहीं आएगा। इसको चेक करो कि 7 6 42 और 8 50 के 0। इसका मतलब सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहीं समझ में आया भैया? जब मैं कहूँगा कि जब मैं इसको करूँगा तो ऊपर कितना? 300 है, तो 6 7 42 के 2 और 8 कितना हो जाएगा? 0 आएगा। तो मैंने इंग्लिश मैच कर लिया और बोल दिया कि ये आंसर बनेगा। अब आप ये मत करो कि इसको 47 का पहाड़ा देकर भाग करने लगो, क्योंकि 47 का पहाड़ा याद नहीं होता है आपको, ठीक है ना। चलिए, एक समकोण त्रिभुज में एक दूसरे के लंबवत भुजाएं 15 8 सेंटीमीटर हैं, इसका परिमाप होगा। आपको पता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो लंबवत, ये वाली इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत है, तो लंबवत भुजाएं 8 और कितना है? 15 है। तो 8 15 और 17 का क्या बनता है? ट्रिपलेट बनता है ना। तो 20 और
32 और 8 40। इसका मतलब है कि जो परिमाप होगा, त्रिभुज का जो परिमाप होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 17 + 15 + 8, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा है कि ए और बी दोनों 3:2 के अनुपात में व्यापार का मुनाफा बांटते हैं, ठीक है। वे साझेदारी में, याद रखना बेटा, अगर आपको इस पार्टनरशिप में कहीं प्रॉब्लम है तो हमारी 2 या 3 क्लासेस पड़ी हुई है, आप उनको अच्छे से कर लीजिए, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है ना। कि ए और बी दोनों 3:2 के अनुपात में व्यापार का मुनाफा बांटते हैं। तो मेरी बात ध्यान सुनो, मैं कह रहा हूँ कि ए और बी दोनों 3:2 के अनुपात में व्यापार का मुनाफा बांटते हैं, तो मैं यहाँ पे कहूँगा ए है और क्या है, बी है। व्यापार का मुनाफा, अच्छा इसका मतलब क्या है कि लाभ जितना हो रहा है वो 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। किसके, 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। एक चीज़ और याद रखना कि जब हम पार्टनरशिप में कुछ करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो हम ये कहते हैं, ये क्या है, जो हमारा लाभ है, जो लाभ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, पूंजी गुणे समय के, पूंजी गुणे समय के, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वे साझेदारी में सी को भर्ती करते हैं, जो कि ए से ए के हिस्से का 1/3 लाभ और बी से बी के हिस्से का 1/2 लाभ लेता है। नया लाभ साझेदारी अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जब सी आएगा ना, तो सी आएगा तो ए से ए का 1/3, 3 कट जाएगा, कितना लेगा, 1 लेगा। और बी से बी के हिस्से का 1/2, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये ओवरऑल मिला के 2 यूनिट लेता है, ये यूनिट में ही था। तो जो नया अनुपात बनकर आएगा 3:2:2। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 3:2:2। क्लियर हुई बात कि नहीं, आगे चलते हैं। करा कि 2 व्यक्ति एक ही दिशा में 10 किलोमीटर/आवर 7 किलोमीटर/आवर की चाल से दौड़ रहे हैं, उनकी सापेक्ष चाल क्या होगी। जब 2 ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी जो सापेक्ष या रिलेटिव स्पीड जो होती है, उन दोनों का क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है। इसका मतलब है कि 10 और 7 का डिफरेंस जो होगा 3 किलोमीटर/आवर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। जब 2 ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनकी चालों, जो सापेक्ष चाल होती है, उनकी चालों का अंतर होता है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे, नोट करके आप कहो तो, कि जब 2 ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, वस्तु एक ही दिशा में जब 2 ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में चल रहे हों तो उनकी सापेक्ष चाल उनकी चालों का अंतर होता है। अंतर होता है, ठीक है। जब 2 ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में चल रहे हो तो उनकी सापेक्ष चाल, उनकी चालों का अंतर होता है, इसलिए यहाँ पे 3 आ जाएगा, बात खत्म, ठीक है। आगे चलो, कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर/सेकंड की चाल से चल रही है, 10 सेकंड में एक आदमी को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पेड़, किसी पोल, है ना, किसी आदमी, किसी खंभे को पार करेगी तो सिर्फ अपनी लंबाई को, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बेटा, आप कहेंगे सर स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड दिया है 50 मीटर और टाइम क्या दे रखा है, 10 सेकेंड। तो 50 × 10 तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। वो भी किस में आएगा, मीटर में, मीटर/सेकंड है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। करा कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। जब भी कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होगा। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का 2, 3, 7, 8 कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। खैर ऑप्शन में नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसमें उसके आखिरी 2 अंक 1 से 24 के स्क्वायर के आखिरी के 2 अंक में से ही कोई ना होगा। आप बताइए, जैसे यहाँ पे बात की 41, क्या 41 किसी को पूर्ण वर्ग करो आता है। आप कहेंगे यस सर। 21 का स्क्वायर करो तो कितना आता है, जरा बताओ मुझे। तो आप कहेंगे सर 441 आता है। 41 आया कि नहीं आया, 21 आता है क्या लास्ट में, कहीं यस आता है ना। 11 का स्क्वायर करो तो कितना आता है, 121 आता है, ठीक है ना। ये भी है, पूर्ण वर्ग नहीं है पूछा है, ये भी है, इसका मतलब ये भी है, ये भी है। यहाँ पे 0,4, अरे भाई 2 का स्क्वायर करो तो क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 0,4 आएगा। लेकिन 34 कभी आता है क्या, कभी नहीं आता। सो ऑप्शन
डी इज द राइट आंसर। 13, 10, 34 कभी भी किसी के पहाड़े किसी संख्या का पूर्ण वर्ग किया जाए तो आता नहीं है, किसी संख्या का स्क्वायर किया जाए तो वो आता नहीं है। इसका मतलब 13, 10, 34 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आगे चलिए 32.5 माइनस 7.5 गुणे 5 50 इंटू इतना है। तो 32 में से 5 देखो 7.5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 32 में से 5 घटाएंगे 7 घटा दो, सीधे से कितना घटाओ 7 घटाओ, तो 2 उधर गया और 5 इधर, इसका मतलब 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25। 25 गुणे 5 बराबर कितना है 50 गुणे x, यही हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो 25 गुना 50 और क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो निकालेंगे 5/2 हो जाएगी, इसका मतलब है 2.5। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर। इस क्वेश्चन पे आते हैं कि उन कामगारों की संख्या कितनी है जिनकी दैनिक भुगतान 20 रुपये है। कितना है, इधर देखो प्रत्येक कामगार को किया गया दैनिक भुगतान रुपए में, मतलब कि 2 को 15 रुपये, ठीक, 3 को 45 रुपये, 4 को 40 रुपये, 9 को 35 रुपये, 16 को 30 रुपये, 20 को 20 रुपये मिला और 26 को कितना 25 रुपये मिला। कहने का मतलब ये है कि ये कामगार मतलब काम करने वाले हैं, उनको इतने इतने कामगारों की संख्या है, उनको इतना इतना दैनिक भुगतान मिला है। कह रहा है कि उन कामगारों की संख्या कितनी जिनका दैनिक भुगतान 20 रुपये है। तो 20 रुपये वाले कितने हैं भाई, ये वाला 20 वाला है, तो उनकी संख्या कितनी है 20 है। कितनी है 20 है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर। अगर अगले सवाल 9 कामगारों वाले समूह को दिया गया दैनिक भुगतान, कुल भुगतान कितने रुपए था, अच्छा कुल कितने, 9 कामगारों वाले समूह को, 9 कामगारों वाले समूह को ये कितने, ये देखो कितने हैं, इस समूह में 9 व्यक्ति हैं जिनको कितना दिया जाता है 35 रुपये दिया जाता है। तो आप बताओ 35 गुणे जब 9 करोगे 35 दाम 350 करोगे, है ना, और माइनस करोगे 350 से कितना आ जाएगा 315 आ जाएगा, खत्म काम। अरे भाई कितने लोग हैं, आप कहेंगे सर 9 लोग हैं और प्रत्येक को कितना मिलता है 35 मिलता है। तो 9 बजे 45 के 5 हासिल 4, 9 तो 27, 3 30, 1 31, 315 रुपये आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, आप कहेंगे नहीं सर, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हम अलग से डीआई की प्रैक्टिस करा देंगे। आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट में हमें लिख कर बताएं कि सर हमें डीआई लेखपाल के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिया जाए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू सो मच।